पता नहीं सर, हम तो भूल चुके हैं सब कुछ। कैसे? ओके जी, कहाँ तक बात हो गई थी? गालिबन हमने पेज 466 भी पढ़ लिया था, 67 68 तक बात हो गई थी आपसे। नहीं 69 तो ऐसे ही बस उसके अंदर टैक्सेबल गुड्स मेरे हाल में पड़ी होंगी बस। ठीक है, अच्छा 468 के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन अभी रह गया, ऐसे ही है ना? तो बोले नहीं बोलेंगे? वो खैर है, वो सही जगह आए हैं ना, यही कर रहे थे ना आप लोग, मतलब कि ईद के बाद आए हैं तो जरा हालात थोड़े से डाउन हुए हुए। चले अभी सो गए, वाह जी वाह, सो के उठे हैं, फिर 10 दिन से सो ही रहे थे। कुछ पढ़ा छुट्टियों में या बस ऐसे ही खा पी के आ गए? कुछ पढ़ा है? कल अगर पेपर ले लिया जाए तो तैयार होंगे आप इसके लिए? नो सर, ये देखो ये हालात है हमारे सर पेपर की जी। चले कोई बात नहीं, अल्लाह पूछेगा आप लोगों से। एनीवेज चलें जी, आइए पेज 468 पे रजिस्टर्ड पर्सन पहले पढ़ लेते हैं। ओके, याद है इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स पूरा मैकेनिज्म ज़हन में है? ओके ले जी, सेल्स टैक्स की बात करें तो सेल्स टैक्स के बारे में हमने ये बात की थी कि 100 वाली चीज़ 118 की मिलती है, ठीक है? और ये काम किसने करना होता है? ये काम उस बंदे ने करना होता है जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होता है। अगर एक शख्स सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर उसने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी होती, वो 100 वाली चीज़ 100 की ही बेचता है, वो 118 की नहीं बेचता। अब सवाल ये है कि अगर आप लोग अपनी एक दुकान ओपन कर लेते हैं या आप लोग अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग का हिसाब शुरू कर लेते हैं और चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं, तो सवाल मेरा ये है कि क्या आप भी 100 वाली चीज़ 118 की बेचेंगे या आप 100 वाली चीज़ 100 की बेचेंगे? देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड। वो ये बात करता है कि रजिस्टर्ड पर्सन से मुराद वो शख्स है जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, ठीक है? और हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो कहता है कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने रजिस्टर होना होता है, लेकिन वो रजिस्टर नहीं होते। वो कहता है ठीक है वो रजिस्टर नहीं होते, लेकिन मेरे लिए वो भी रजिस्टर्ड है। ओके, तो जो शख्स रजिस्टर्ड है वो तो है ही है, लेकिन जिसका रजिस्टर होना बनता है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे बंदे को भी रजिस्टर्ड ही समझा जाएगा। हाउएवर अ पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड कैन नॉट क्लेम बेनिफिट्स अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन जो शख्स रजिस्ट्रेशन जिसकी करानी बनती थी लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसकी मिसाल ऐसे है, क्लास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फीस दे के बैठे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने फीस नहीं दी होती वैसे चुप करके बैठे होते हैं। अब यहाँ पर अगर एक पॉलिसी बना दी जाए कि आप में से जो लोग रजिस्टर्ड हैं प्रॉपर फीस दे के, वो तो है ही रजिस्टर्ड, उनको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, वो क्लास के टेस्ट भी दे सकते हैं, वो क्लास में सवाल भी पूछ सकते हैं, उनको होमवर्क भी दिया जाएगा, उनको हैंडआउट्स भी दिए जाएंगे, उनको नोट्स भी दिया जाएगा, ये सब बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने फीस नहीं दी हुई, दे आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड, उनको ना तो सवाल पूछने का हक होगा, ना उनको क्लास टेस्ट देने का हक होगा, ना उनको कोई असाइनमेंट दी जाएगी, ना उनको कोई हैंडआउट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह की बात कुछ ऐसे है कि बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड हैं बट नॉट रजिस्टर्ड है तो फिर आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और वो बेनिफिट्स कौन से होते हैं? मेरे ख्याल में वो बेनिफिट्स होते हैं इनपुट टैक्स का माइनस करना। अब ऑब्वियसली अगर आपने कोई भी चीज़ परचेज की है तो फिर आपने उस पर इनपुट टैक्स तो पे किया होगा, पूरा मैकेनिज्म हमने पढ़ा था। लेकिन जब वो चीज़ आगे सेल करेंगे तो सेल करते हुए आउटपुट टैक्स तो शायद चार्ज करें, लेकिन इनपुट टैक्स माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि वो कैन नॉट क्लेम बेनिफिट्स अवेलेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन, वो बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? अब यहां से तो बात समझ आ गई कि रजिस्टर्ड वो शख्स है जिसका रजिस्टर होना बनता है या जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सवाल यह है कि किन का होना बनता है। इसके लिए आप अगले चैप्टर पे आए, रूल्स, चैप्टर 21 है सेल्स टैक्स रूल्स। देखिए पेज 498 से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, ये चैप्टर 21 मुझे बताएं पेज 498 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, आ जाए जी पेज नंबर 498 पे। अच्छा यहाँ पे ना रूल्स हैं, तो ये जो आपको 1 2 4 और 5 नजर आ रहा है ना, ये असल में आपके रूल्स हैं या आपके सेक्शंस नहीं है। ओके चलें जी, तो हम पढ़ेंगे जी रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस बंदे ने रजिस्टर होना है।
द फॉलोइंग पर्सन्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अच्छा, ये जीरो रेटेड की बात ना अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। वो कहते हैं जो नीचे लोग दिए गए हैं ना, अगर ये पाकिस्तान में ऐसी चीजें बेच रहे हैं जिस पे टैक्स लगता है, और टैक्स कौन सा, सेल्स टैक्स, उन्होंने रजिस्टर होना है। सबसे पहले कौन, अ मैन्युफैक्चरर। सर अगर तो आपने सोचा ना कि एक फैक्ट्री लगाते हैं और वहां पे होंडा की गाड़ियां बनाकर तो बेचा करेंगे, तो सर आपका सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना बनता है। लेकिन हमने, याद होगा, एक कॉटेज इंडस्ट्री भी पड़ी थी, याद है कि नहीं? क्या था कॉटेज इंडस्ट्री? थी घरेलू सनत, छोटी सनत। और क्या डेफिनेशन थी उसका? इंडस्ट्रियल कनेक्शन ना हो, रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड हो, 10 से ज्यादा लोग काम ना करते हो, और साल की सेल 10 मिलियन से ज्यादा ना हो, 1 करोड़ या 10 मिलियन से ज्यादा ना हो। अगर इसके अंदर अंदर रहेगी तो छोटी सन्नत है। वो कहता है अ मैन्युफैक्चरर हु इज नॉट रनिंग अ कॉटेज इंडस्ट्री। ऐसा मैन्युफैक्चरर जो कि कॉटेज इंडस्ट्री नहीं चला रहा। तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरर को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, मैन्युफैक्चरर एक है जी कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी मैन्युफैक्चरर था, याद है वहां पे पढ़ा था। और दूसरा नॉट अ कॉटेज इंडस्ट्री। सारी बात है, कॉटेज इंडस्ट्री कब नहीं होगा? जब चारों में से कोई भी एक शर्त पूरी हो जाएगी, वॉयलेट हो जाएगी। रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। सर कॉटेज इंडस्ट्री का सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना जरूरी नहीं है, इसलिए आपको डेफिनेशन पढ़ाई गई थी, क्योंकि लॉ मेकर कहते हैं यार इतनी छोटी सन्नत है, घर की सन्नत है, क्या छोड़ो, दफा करो यार। लेकिन जो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, बड़ी इंडस्ट्री हो गई, उसका सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना बनता है। ठीक होगी बात? तो ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है, वैसे एक सवाल, सवाल ये है कि आपने साल के शुरू में सोचा कि यार मैं तो कॉटेज इंडस्ट्री हूं, मैं सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं होता, नहीं होना चाहिए मुझे, बिल्कुल राइटली सो, लॉ भी कहता नहीं होना, लेकिन फिर भी आप हो जाते हैं फिर भी आप रजिस्टर हो जाते हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये बात वैसे इधर नहीं लिखी हुई, लेकिन ये एक दो दफा आईकेएम ने पूछी हुई है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं आपसे कि अगर कॉटेज इंडस्ट्री जिसका सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना बनता ही नहीं है, अगर वो रजिस्टर हो जाए, फिर जी कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉटेज इंडस्ट्री अगर कोई भी सेल करेगी तो वो एग्जेम्प्ट होगी, उस पर वो सेल टैक्स चार्ज नहीं कर सकती। ठीक होगी बात? ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि कॉटेज इंडस्ट्री अगर रजिस्टर भी हो जाए, वो बजद है, नहीं जी नहीं होना। अक्सर होता है ना, 4 साल का बच्चा स्कूल में दाखिल होता है, एक 2 साल वाले बच्चे ने जिद लगा ली, नहीं मैंने भी होना, ऐसी की तैसी, और जिद लगा ली, इतनी जिद लगाई कि घर वालों ने उसको भेज दिया स्कूल। लेकिन ठीक है, चला गया स्कूल, उसकी उम्र ही नहीं है भाई, वो क्राइटेरिया पूरी नहीं कर रहा, तो टीचर भी उसको कुछ नहीं कि यार बैठ जा, तू बस एंड पे बैठ जा, चुप करके बैठ जा, ना तूने सवाल पूछना, ना तुझे समझो कोई काम देना है, कुछ भी नहीं करना, तूने तो बस आगे बैठ रहा, तुमने शौक पूरा कर। ओके, तो बस उससे कोई होमवर्क नहीं लिया जाएगा, उसको कोई क्लास वर्क नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही होगा ना। इसी तरीके से अगर कॉटेज इंडस्ट्री भी बजिद है कि जी मैंने रजिस्टर होना है, तो ठीक है, हो जाओ, आप जो सेल करोगे होगी वो एग्जेम्प्ट। तो इसका मतलब है कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं रजिस्टर होने का। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरर, लेकिन कौन सा मैन्युफैक्चरर? कॉटन इंडस्ट्री के अलावा उसने रजिस्टर होना होता है। आगे चले जी, रिटेलर, दुकानदार। सर दुकानदारों ने भी रजिस्टर होना होता है, लेकिन कौन सा दुकानदार? हु इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स एक्सेप्ट सच रिटेलर रिक्वायर टू पे सेल्स टैक्स थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके सर, रिटेलर्स भी दो तरह के हैं। अच्छा मैं भी लिख रहा हूं, बाद में बात करते हैं। बड़े रिटेलर्स, छोटे रिटेलर्स। सिंपल अल्फाज में, these are liable to be registered, not liable to be registered। हमारे लॉ ने इनको नाम दिया हुआ है टीयर 1 रिटेलर्स का।
और इनको कहा गया है अदर देन। अब होता क्या है भाई, होता भाई इस तरीके से है कि दुकानदार तो पाकिस्तान में अरबों खरबों तो लोग नहीं है, माजरत, लाखों की तादाद में। तो कोई बात नहीं दोस्त, खैर है, जज़ाकल्लाह। भाईजान दुकानदार तो पाकिस्तान में लाखों के हिसाब से हैं। आप अगर लाहौर से गाड़ी पकड़े, पहुंचे आप हुंजा, रास्ते में कितने दुकानदार आपको मिलेंगे? लाखों की तादाद में दुकानें होंगी। सवाल मेरा आपसे ये है, क्या एफबीआर एक एक दुकानदार को पकड़ के यही कह सकती है कि तुम चीजें बेच रहे हो, सवाली चीज 118 की बेचो? एक एक को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एक एक को नहीं पकड़ सकते आप। ठीक है, सीधा सीधा लोग उठा लेंगे, लेकिन आप सब लोगों को नहीं पकड़ सकते। अब यहां पे फैसला फिर क्या हुआ कि भाई सेल्स टैक्स कैसे वसूल किया जाए। उन्होंने कहा भाई पहले तो दुकानदारों को दो हिस्सों में डिवाइड करो। सर कर दिया, एक टीयर 1 रिटेलर जो बड़े रिटेलर्स हैं, एक अदर देन टीयर 1 जो कि छोटे रिटेलर्स हैं। अच्छा सर अब इनका क्राइटेरिया क्या है? तो सर टीयर 1 के अदर देन टीयर 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कहीं मेंशन है यहाँ पे, मैं आपको भी सफा नंबर भी बता देता हूँ कि ये बात कहाँ पर मेंशन है। पेज 477 पे इनका नाम जरूर मेंशन है, लेकिन इनका क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको वैसे ज़बानी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, लेकिन शायद वो कहीं पर लिखा नहीं हुआ। ठीक है, पेज 477 में पॉइंट 9 में टीयर 1 रिटेलर का जिक्र जरूर मौजूद है, लेकिन इसके अलावा यहां पर टीयर 1 रिटेलर कौन होते हैं उसकी डेफिनेशन मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, भाई दुकान का साइज एक खास साइज से बढ़ जाए तो आप बड़े दुकानदार हो जाते हैं। अगर आप किसी एयर कंडीशन मॉल या प्लाजा में दुकान खोल के बैठे हुए हैं तो आप टीयर 1 रिटेलर बन जाते हैं। ठीक है, फिर अगर आपका साल का बिजली का बिल एक खास लिमिट से ऊपर चला जाए तो आप टीयर 1 रिटेलर बन जाते हैं। फिर अगर आप कोई चीजें इंपोर्ट करके बेच रहे हैं तो आप टीयर 1 रिटेलर बन जाते हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े काम अगर आप करते हैं ना तो आप टीयर 1 रिटेलर बन जाते हैं। तो इस तरह के कुछ 6-7 क्राइटेरिया जो है ना वो लिखे हुए, कोई एक क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो आप टीयर 1 बन जाते हैं। बहरहाल वो आपके कोर्स में नहीं है, मैंने फिर भी आपको सुना दिया ताकि आपको आइडिया रहे कि अच्छा ये टीयर 1 है। जलाल सन्स टीयर 1 रिटेलर है, बड़ी बड़ी दुकान, ठीक है, बेशुमार ब्रांचेस, मेट्रो कैश एंड कैरी, रेनबो, इम्तियाज, अल फतेह, बड़े बड़े दुकानदार हैं, ये सब टीयर 1 है भाई। इन्होंने तो सेल टैक्स में रजिस्टर होना ही होना है, इसमें तो कोई दूसरी कबाहत नहीं है। 100 वाली चीज 118, ओके। लेकिन जब आती है ना छोटे दुकानदारों की, तो छोटे दुकानदारों की छोटी छोटी दुकानें होती हैं, शौकत करियाना स्टोर आपके मोहल्ले में खुला हुआ। अब इसके बारे में वो लॉ मेकर ने कहा कि भाई इन लोगों को हम ये फोर्स नहीं करेंगे कि 100 वाली चीज 118 की बेचनी है, हम ये कहेंगे कि हम आपके बिजली के बिल के अंदर सेल्स टैक्स लगाकर भेज देंगे, बस आपने वो पे करना। अब वो कितना सेल्स टैक्स होगा, सफा नंबर 477 पे जो पॉइंट नंबर 9 है ना, जब यहां पर आएंगे ना तो यहां पर आके देख लेंगे कि इन्होंने कितना सेल टैक्स पे करना है। फिलहाल इतनी बात तय हो गई कि इन्होंने, ये वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ अपना सेल टैक्स पे करना है। सेल्स टैक्स इज पेड अलोंग विद इलेक्ट्रिसिटी बिल। बात समझ आई? तो इन्होंने बिजली के बिल के साथ अपना सेल्स टैक्स पे करना होता है। ठीक होगी बात, बस इतनी बात। अब कितना वो है वो तो वक्त आएगा तो देखेंगे। तो इसीलिए उसने यहां पे लिखा हुआ था अ रिटेलर हु इज लायबल टू पे सेल्स टैक्स, एक रिटेलर जिसके ऊपर जिम्मेदारी है सेल्स टैक्स पे करने की, उसने रजिस्टर होना है। लेकिन किसको निकाला? एक्सेप्ट सच रिटेलर रिक्वायर्ड टू पे सेल्स टैक्स थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो जिसने बिल के थ्रू पे करना है वो निकल गया, जो बाकी बचे उन्होंने रजिस्टर होना है। बात समझ आती है? ओके मेरे भाई, तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरर भी हो गया और रिटेलर भी हो गया। इंपोर्टर का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो शख्स इंपोर्ट करता है उसने रजिस्टर होना ही होना है। और वैसे आपको एक बात बता दूं, ऑपरेशनली अगर आपने इंपोर्ट करनी है ना, इंपोर्ट करनी है, तो हमारा पाकिस्तान का सिस्टम कुछ ऐसा है कि इंपोर्ट आप कर ही नहीं सकते जब तक आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं हो जाता। ये पाकिस्तान का वो इंपोर्ट करने के प्रोसेस के अंदर रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। ठीक होगी बात? तो आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं है। तो बहरहाल इंपोर्टर अगर है तो उसने सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना है। होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इसने भी सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना है। कोई लिमिट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, अन्यवार रजिस्टर हो। A person required under any other federal or provincial law to be registered for tax collection as if it were a levy of sale tax। भाईजान किसी दूसरे कानून ने कह दिया
कि भाई आप सेल टैक्स में रजिस्टर हो जाएं तो आपको होना पड़ेगा। याद है एफईडी पढ़ा था? एफईडी कुछ चीजों पे जो एफईडी लगती है वो बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह होती है, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स दोनों में पढ़ा था। तो अगर उस कानून में लिखा हुआ है कि अगर ये चीजें बेचोगे तो एफईडी लगेगी और वो एफईडी बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह लगेगी, तो इट मींस के वो कानून आपको कह रहा है कि आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना पड़ेगा। तो ठीक है, दूसरा कानून अगर आपको कह रहा है कि भाई सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो जाओ तो फिर आपने होना। और आखिर में अ कमर्शियल एक्सपोर्टर हु इंटेंड्स टू ऑब्टेन सेल्स टैक्स रिफंड फॉर हिज जीरो डेट सप्लाईज। इसमें रिफंड और जीरो डेट सप्लाईज अभी आपको बात समझ नहीं आएगी, बस इतनी बात समझ लें कि जब भी कोई शख्स एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान से बाहर चीज़ें बेचता है, तो वो 100 वाली चीज़ 118 की नहीं बेचता, बल्कि वो 100 वाली चीज़ 100 की बेचता है। बाकी आगे वक्त आएगा तो देखेंगे कि रिफंड क्या होता है और ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं। तो ये वो 6 लोग हैं जिनके ऊपर लाजमी है हु आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अगर ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर इन्होंने रजिस्टर होना है। किसी का कोई सवाल बोले? कोई सवाल नहीं? चलें जी, वापस आ जाएं फिर पेज नंबर 469 पे। जरा ये डेफिनेशन लग गया तो और रगड़ देते हैं सारी। पेज 469 टैक्सेबल गुड्स हो गई थी, एक्टिविटी भी हो गई थी मेरे ख्याल में, सप्लाई पढ़नी आज हमने, ऐसी है ना? टैक्सेबल एक्टिविटी तक हम पहुंच गए थे। ओके भाईजान, बड़े ही आराम से आपको बता दिया गया था कि जो शख्स भी सेल कर रहा है 100 वाली चीज 118 की सेल करेगा। सवाल यह है सेल होती क्या है, देखना पड़ेगा ना कि सेल कब हो रही है। तो भाई अब देखें, इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल ना बड़ा सिंपल होता है। आउटपुट टैक्स में से आप इनपुट टैक्स माइनस कर देते हैं। सवाल यह है कि आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है? सेल्स इनटू 18%। कैसे है? सवाल यह है सेल क्या है, ये भी तो देखें ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल क्या है, पहले डिसाइड होगा सेल है भी कि नहीं। अगर सेल है तो फिर अगला सवाल यह होगा कि इसकी वैल्यू क्या है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जब ये दोनों बातें समझ आ जाएंगी फिर आउटपुट टैक्स बनेगा। बिल्कुल इसी तरीके से इनपुट टैक्स बनेगा, क्योंकि अगर आपकी परचेज है तो किसी की सेल है तो आपकी परचेज है ना। तो अगर वो शख्स अपनी सेल कह रहा है तो तभी आप अपनी परचेज कहेंगे, अगर वो अपनी सेल नहीं कह रहा तो आप अपनी परचेज नहीं कह सकते। तो इसका मतलब है कि इसके लिए भी उसूल ये वाला ही है। जारी बात है, दूसरे की सेल होगी तो आपकी परचेज होगी, तो इसका मतलब है सप्लाई होगी, सप्लाई और सेल एक ही बात होती है। तो सप्लाई कब होगी वो हम पढ़ने लगे हैं। अगले स्टेप पे जाके पढ़ेंगे भाई इसकी वैल्यू क्या लेनी है, क्योंकि जब तक आप आउटपुट टैक्स कैलकुलेट नहीं करेंगे आपका न्यूमेरिकल नहीं होगा। और आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है सेल की वैल्यू क्या है, और वैल्यू से पहले ये देखना हो भाई पहले ये तो पता कर लो सेल है भी कि नहीं। पहले पता करो सेल है कि नहीं, हाँ जी है, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है, आगे जाके पढ़ेंगे। अब लगा दो 18% तो आउटपुट आ गया। तो अब हम ये पढ़ने लगे हैं कि सेल है भी कि नहीं। तो सप्लाई मींस अ सेल, वो कहते हैं सप्लाई से मुराद सेल है या फिर ट्रांसफर ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर, या अगर आपको हक दे दिया जाए कि आपने चीजें बेचनी है, अब आप जो मर्जी करें, तो इसका मतलब है कि अब आपको मालिकाना हकूक मिल गए। बाप ने बेटे को कहा कि ये ले गाड़ी की चाबी, आज के बाद गाड़ी को बेशक बेच बेशक जो मर्जी कर। तो क्या आपने हक दे दिया अपने बेटे को चीजों को मालिक के तौर पर बेचने का? तो अगर ये राइट भी आप ट्रांसफर कर दें तो भी सेल हो गई। हो मैन, ये तो इसका मतलब है कि बाप बेटे को गाड़ी वैसे ही चाबी पकड़ा दो तो सेल हो गई। मुझे तो ये समझ आई है बात की। तो ठीक है, इंक्लूडिंग सेल अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। हो तेरी खैर सर, हायर परचेज कहते हैं लीज को। अगर आपने बैंक से गाड़ी लीज पर ले ली तो सर वो भी सेल है। ओ तेरी खैर, ये तो इनकम टैक्स कुछ और कहता है, सेल टैक्स कुछ और कहता है। इनकम टैक्स भला क्या कहता है? इनकम टैक्स कहता है कि गाड़ी तो आपकी है ही नहीं, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हो, ये तो बैंक की है। और सेल टैक्स पे आगे लॉ मुकर गया, कहते हैं ये तो सेल हो गई भाई, ये तो सेल हो गई, सेल टैक्स चार्ज करो। तो दोनों कवानीन को मिक्स नहीं करना, दोनों कवानीन अपनी अपनी जगह पर है। हाँ बैंक की सेल हुई, बिल्कुल यू आर राइट, बैंक की सेल हुई। ओके, हम आसानी के लिए बात करते हैं, अगर आपने होंडा से डायरेक्ट ही किस्तों पे गाड़ी ले ली, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा।
ठीक है बैंक करेगा तो ठीक है, बैंक की भी सेल है, उसमें भी कोई गलत एग्जांपल नहीं है वो, लेकिन जरा थोड़े से कुछ लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे, यार ये क्या बैंक मतलब क्या। तो हम होंडा से बात कर लेते हैं कि होंडा नहीं हमें गाड़ी किस्तों पे दे दी, ओके। तो सर सब कुछ सेल है, और भी चीजें शामिल हैं। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स पुटिंग टू प्राइवेट आगे यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग टैक्सेबल एक्टिविटी। वो कहता है कि आपने गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टैक्सेबल एक्टिविटी, टैक्सेबल एक्टिविटी ऊपर पढ़ लिया था, टैक्सेबल एक्टिविटी के दौरान बनने वाली चीजें जाती इस्तेमाल में ले आए। मिसाल के तौर पे आप टिश्यू के डब्बे बनाते थे, फैक्ट्री थी आपकी टिश्यू के डब्बे बनाने की, आपने कुछ टिश्यू के डब्बे उठाए और घर ले गए, प्राइवेट यूज हो गया। लॉ मेकर कहता है मेरी नजर में सेल है। 100 वाली चीज 118 की, मुझे 18 रुपए चाहिए, तो इसका मतलब है आज के बाद अगर आपने कोई भी चीज उठा के घर ले गए तो क्या है, सेल है। बात समझ आएगी। तो दुकानदार से जाके पूछिएगा, सॉरी होंडा से जाके पूछेगा, होंडा क्यों गाड़ी उठा के घर तो नहीं ले गया, हाँ एक लेके गया था, सेल टैक्स दिया उस पर, सेल की डेफिनेशन है, ओके। पूछिएगा जाके, बेकरी वालों से पूछिएगा, ये जो तुम चीजें बना बना कर यहाँ पे रख रहे हो और उठा के वो तुम्हारा वो तुम्हारा बेटा पैटेज उठा के भाग रहा है, वो देखो 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 खा गया, वो देखो प्राइवेट यूज हो गया, वो सेल टैक्स है, सेल की डेफिनेशन में है, आउटपुट देना तुमने इसके ऊपर, ठीक होगी बात। पुटिंग टू बिजनेस यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग टैक्सेबल एक्टिविटी, हो सकता है टिश्यू के डब्बे उठा के घर ना लेके गए हो बल्कि उठा के अपने दफ्तर में रख लियो, और यार क्या बाहर से खरीदना, उधर से फैक्ट्री से उठाओ उधर रख दे। लॉ मेकर कहता है ठीक है प्राइवेट इस्तेमाल नहीं किया, बिजनेस के अंदर इस्तेमाल में किया, सेल तो नहीं हुआ ना, सेल तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी नजर में सेल है, असल में सेल नहीं हुआ, मेरी नजर में सेल है। तो सर आउटपुट अपनी जेब से पे करो, 18 रुपए जो तुम्हें कस्टमर से रिकवर होने थे अब अपनी जेब से पे करो वो, ओके। तो ठीक है, अगर वो पैकेज उठा के घर उसका बेटा नहीं लेके गया बल्कि उसने दुकान पे अपने कस्टमर यानी आपको खिला दिए ताकि उसका कारोबार बढ़े, तो बिजनेस यूज हो गया, बिल्कुल हो गया। तो सर इस पे भी 18 रुपए टैक्स पे करेगा वो। पुटिंग टू नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन टैक्सेबल एक्टिविटी, एक फकीर मांगने आया, आपने उसे टिश्यू के डब्बे दे दिए, ये ले जा जा यशी कर, ईदी वालों को डोनेट कर दिए, ये नॉन बिजनेस यूज है, ना प्राइवेट है ना बिजनेस है, इसको नॉन बिजनेस यूज, कोई चैरिटेबल मकासद के लिए नॉन बिजनेस यूज। तो लॉ मेकर कहते हैं मेरी नजर में ये भी सेल है। अगर आपने पैटेज बाहर किसी गरीब को दे दिए, ले तू खा ले, तो सर ना तो ये प्राइवेट यूज है ना ये बिजनेस यूज है, ये तो नॉन बिजनेस चैरिटेबल यूज है। लॉ मेकर कहता है मुझे तो मेरा टैक्स चाहिए, तो 100 वाला पैटेज 118। तो सर अगर आपने चीजें जाती इस्तेमाल में ले आए, कारोबार के इस्तेमाल में ले आए या कोई खैराती मकासद में ले आए, तमाम चीजों में ये क्या बनेगी, सेल बनेगी, और आपने आउटपुट इस पे पे करना है। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है, इंतहाई इंपॉर्टेंट, इस इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी इंपॉर्टेंट बात है। सर क्या लिखा हुआ है, पुटिंग टू ब्ला 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 यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन टैक्सेबल एक्टिविटी। आपके मोहल्ले में शौकत किराना स्टोर है, नेस्ले दही उसने नेस्ले वालों से खरीदी, बेचने के बजाय घर ले गया, सेल है कि नहीं है, है? क्या लिखा हुआ है, गुड्स गुड्स, क्या उसने नेस्ले का दही खुद बनाया? नहीं सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पॉइंट सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए है जो चीजें बनाकर बेचते हैं। अगर आप बनी बनाई चीजें खरीद कर घर ले गए, बनी बनाई चीजें उठाकर चैरिटेबल पर्पस के लिए कर दी, बनी बनाई चीजें उठाकर अपने कारोबार में इस्तेमाल कर ली, सेल नहीं है, फिर वो सेल नहीं है। तो प्लीज पेपर में बड़े ध्यान से पढ़ लेना है कि ये बंदा मैन्युफैक्चरर है कि नहीं है। अगर तो वो चीजें बनाकर बेच रहा है और वो घर ले गया तो सेल है, लेकिन अगर वो चीजें बनी बनाई खरीदता है और एज इट इज आगे बेच देता है, ट्रेडिंग मॉडल है, तो फिर सर सेल नहीं है। तो सर ये ग्री वाले अगर एसी उठाकर घर ले जाएंगे तो बताएं, ग्री वाले मैन्युफैक्चरर्स है ना, इनकी सेल है, लेकिन जो अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या वो खुद बना रहे ग्री का एसी, वो अगर एसी घर ले गया तो उसकी सेल नहीं है। बात समझ आई? तो सर मैन्युफैक्चरर अगर घर ले जाएगा तो उसकी सेल है, अगर मैन्युफैक्चरर के अलावा कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वो घर ले जाएगा तो सेल नहीं है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये पॉइंट के साथ स्पेसिफिकली लिख लें कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए है। पॉइंट नंबर 1। किसी का कोई सवाल एक दफा पढ़ लें जरा प्लीज। समीर कैसी रही ईद, कितने बकरे खा के आए हो जी? मुका दिए क्या पड़ा हुआ अभी? मुक गया है। वो कह रहे सर ऐसी बातें हम
छोड़ते ही नहीं, ऐसा जानवर लेते ही नहीं जो कि बच जाए। तिया पंचा एक कर देते हम तो। बारबेक्यू किया समीर ने? नहीं सर, बारबेक्यू ने वैसे ही कच्चा ही। अच्छा अच्छा, पहले दिन ही मुका दिया सारा। ओ यार बेटी ऐसी देसी फेरो। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि सप्लाई के अंदर सेल तो आ ही गई जो नॉर्मल सेल होती है, लीज वाली सेल भी आ गई, और अगर मैन्युफैक्चरर ने कोई चीज उठा के घर ले गया या बिजनेस के इस्तेमाल में ले आया, चैरिटेबल मकासद में ले आया, वो भी क्या है, सेल है। आगे चलें। अगर देखें, अगर आप लीज पे चीज लेते हैं ना तो आगे किसी को दे नहीं सकते आप। हॉस्टलाइट है? नहीं, अगर आप हॉस्टलाइट, आप हॉस्टलाइट कोई यार कोई भी नहीं। अगर हॉस्टलाइट हो आप में से कोई, किराए पे कमरा ले, आगे किराए पे चढ़ा सकते हो उसे? 10,000 का कमरा किराए पे लिया, आगे 20,000 पे दे दिया, नहीं होता ना, नहीं होता। होटल की बात करें, होटल रूम, बहुत कम सिनेरियोज ऐसे हैं, बहुत कम सिनेरियोज ऐसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लीज वाली गाड़ी, चूंकि लीज ना एक लीगल तरह की चीज है, वो बहुत ज्यादा चीजें उसके बैकएंड पे होती हैं, तो ऐसा बहुत कम होता है कि लीज वाली चीज आगे आप दे दें। लेकिन फिर भी मैं इसमें आपकी थोड़ी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। क्या आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं? आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए आपने उस पर फर्दर सेल टैक्स चार्ज नहीं करना। पहली बात ये। अगली बात, बैंक का तो काम ही यही है ना, आपका तो नहीं है। या तो आप कहें ना कि मेरा काम है कि मैं यही काम करता हूँ, लीज करवाता हूँ और आगे लीज पे फर्दर दे देता हूँ, तो फिर तो चले बात समझ आती है कि आपका काम ही है, फिर आप प्रॉपर सेल टैक्स में रजिस्टर होंगे, फिर आपका प्रॉपर काम होगा, फिर आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। लेकिन अगर आप प्राइवेट कैपेसिटी में ये बात करते हैं ना, फिर नहीं होगा, वन टाइम की हैर होती है, क्योंकि आपका काम ही नहीं है ये, और रजिस्टर्ड भी नहीं है आप। ओके, आगे चले जी। बी पॉइंट आखिर में लिखा हुआ है, ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट। ये पॉइंट तब लगता है अगर बैंक आपकी चीजें नीलाम कर दे। मिसाल के तौर पे होंडा, बैंक को 1,000 होंडा सिविक गिरवी रखवाई और कर्जा ले लिया, कल को होंडा बैंक का कर्जा वापस ना कर सका, बैंक ने तमाम गाड़ियां नीलाम कर दी, अब क्या होगा भाई? अब मुझे बताइए कि उसने जो गाड़ियां नीलाम की, लॉ मेकर कहता है ये नीलाम करना भी मेरी नज़र में सेल है और इस पर सेल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स, चीज़ों को बेचना या चीज़ों को नीलाम करना, क्यों? टू सेटिस्फाई अ डेट, कर्जा उतारने के लिए। सेटिस्फाई डेट का मतलब होता है कर्जा उतारने के लिए। तो कर्जा उतारने के लिए अगर आपने कोई चीज़ें नीलाम कर दी या सेल कर दी, तो ये भी क्या है, सप्लाई है, और इस पर भी आउटपुट बनेगा। अगला सवाल यह है कि इस पर टैक्स क्या कंपनी होंडा पे करेगी या वो बैंक पे करेगा जिसने नीलाम किया? जे सर, जिम्मेदारी होंडा की है, जिम्मेदारी होंडा की है, होंडा ने पे करना है, क्योंकि लॉ को इससे गर्ज नहीं है कि वो चीज आपने कर्जा लिया था, चीजें गिरवी रखवाई थी, लॉ को टैक्स चाहिए, और वो होंडा को जानता है, वो बैंक को नहीं जानता। हाँ, वो कैसे पे करेगा वो तो अब आपके स्कोप से ही बाहर है, फर्क रहे उसे। आगे चले, पॉइंट नंबर सी को भी छोड़ें, या आप अभी नहीं पढ़ सकते, पहले हम एक दफा डीलिस्टेशन का टॉपिक पढ़ लेंगे ना, तो फिर या वापस आएंगे। इसको मार्क कर लें कि 470 के टॉप पे जो सी पॉइंट है ना, ये अभी पेंडिंग है। ओके मेरे भाई। अच्छा, ये आपके दोनों चैप्टर 20 और 21 ना पैरेलल चलेंगे, साथ साथ वहां से भी चीजें होती रहेंगी और साथ साथ ये वाली चीजें भी होती रहेंगी। पॉइंट नंबर डी, बात पढ़ ली हुई है हमने पहले। लेट्स अज्यूम दिस इज होंडा, दिस इज इमरान खान, यहां पर नाम लेने पर पाबंदी नहीं है। ओके, ऑल करेक्टर्स आर प्योरली फिक्टिशियस। होंडा ने इमरान खान साहब को रॉ मटेरियल दिया और इनको कहा कि मुझे टायर बनाकर तो वापस कर दें। खान साहब ने होंडा का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हुए टायर बनाकर इनको दिए। लॉ मेकर की नज़र में इमरान खान साहब को होंडा का टायर देना भी सप्लाई है। ओके, क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन,
अगर आपने किसी और शख्स की चीजें जो है वो बनाकर दी, द ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ सच गुड्स टू द ओनर, अगर आपने इन चीजों को असल मालिक तक पहुंचा दिया तो ये भी सेल है। बताइए कैसे हुआ? क्या खान साहब ने होंडा की चीजें बनाकर होंडा को वापस कर दी हैं, तो ये सेल है। वैल्यू क्या है इस पे तो अभी बात होनी है हमारी। ओके, या फिर टू अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम, अगर होंडा ने कह दिया कि खान साहब मुझे नहीं बल्कि जनरल टायर को भी दे दो मेरी तरफ से, तो अगर आप उसको भी दे देंगे तो सप्लाई पूरी हो गई। जरूरी नहीं है कि आपने होंडा को ही चीजें देनी है, होंडा ने अगर किसी और शख्स को कहा उसको भी दे देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। तो अगर आपने किसी और की चीजें बनाकर उसको दे दी तो फिर ये सेल है। नीचे उर्दू लिखी हुई है, ये पढ़ लें। जी मेरे भाई, सब अच्छा है? ओ बोलिए तो सही। और चुप क्यों हो जाते हैं आप? चलें फिर आगे। जी मेरे भाई। चले जी। ई, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बता दिया था प्रोडक्शन क्या होती है, ट्रांसमिशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। प्रोडक्शन होती है तरबेला डैम के ऊपर, मंगला डैम के ऊपर। ट्रांसमिशन होती है जब वहां से आप भेजते हैं ग्रिड स्टेशन के अंदर। और डिस्ट्रीब्यूशन होती है जब ग्रिड स्टेशन से घरों में आती है। तो ये तीनों भी क्या है, ये सेल है। तो जब चीजें बनकर ट्रांसमिट होंगी तो सेल टैक्स लगेगा, सेल है। और जब डिस्ट्रीब्यूट होके आपको मिलेंगी तो सेल टैक्स लगेगा। तभी तो आपके बिलों के अंदर सेल्स टैक्स लगा होता है, माने या ना माने जाके देखिएगा। जाके अबू को कहिएगा अबू बिजली का बिल तो दिखाइएगा, उसके ऊपर आपको कहीं कहीं ना कहीं लेफ्ट पे मिली पड़ेगी सेल्स टैक्स की लाश, ऐसे पड़ेगी 17-18%। ओके, 18% सेल टैक्स आपको। अबू हम क्या ये भी टैक्स पे करते हैं? अबू आपको जो सैलरी मिलती है उस पे भी टैक्स पे करते हैं, और उसी टैक्स पे की हुई सैलरी से बिजली खरीदते हैं, फिर टैक्स पे करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? यही तो मसला है मेरे दोस्त, हम कोई गुलाम हैं? ओके, सब अच्छा है। खैर एनीवेज, मैंने आपको बताना था, आगे आपकी मर्जी। द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज में स्पेसिफाई अदर ट्रांजेक्शन सप्लाई। ठीक है, बोर्ड के पास इख्तियार है कि वो वफाकी वजीर खजाना जो भी है उनकी अप्रूवल से किसी और चीज को भी सेल कह दे। तो ये तो पावर हमेशा इनके पास रहती है, किसी को भी सेल कह दें पढ़ाना आज के बाद सेल है तो हम क्या कर लेंगे, कह दें पढ़ाना सेल है इसमें सेल टैक्स लगेगा, तो ठीक है फिर आप कस्टमर ही बने ना आप, तो आपसे रिकवर किया जाएगा। ओ मैन, 100 वाला पेपर 118 का मिला करेगा। ओ मैन, ऐसे ही होगा ना समीर, ऐसे ही होगा ना, 100 वाला पेपर 118 का। कैमरा मैन, कैमरे की सर्विसेज पे टैक्स, फिर समीर भी लेक्चर रिकॉर्ड करने पे टैक्स लिया करेगा। 100 वाला लेक्चर 118 का, सर रिकॉर्डिंग पे टैक्स टैक्स है, सोच कर रिकॉर्ड कराइएगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ठीक है जी, अगर कह देंगे तो करना पड़ेगा। क्रिकेट खेलने पे सेल टैक्स है सर। क्या है? पॉलिटिकल पार्टी टैक्स एग्जेम्पशन, ये क्या चीज है? ये इंडिया के अंदर है पॉलिटिकल पार्टी। आप पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देंगे तो टैक्स क्या होगा? नहीं यार, ऐसी कोई बात यहां पर नहीं है। यहां पर अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देंगे ना तो ओके, आगे आप खुद समझदार हैं, मैं बोलकर रिस्क नहीं बढ़ाऊंगा। समझ रहे हो, समझ रहे, समझ ओके। नहीं है यहाँ पे ऐसा कोई सूल नहीं। हाँ बस ठीक है। ये क्या किसी अच्छे काम के लिए पैसे दिया करें आप क्या पॉलिटिकल पार्टी को?
उन्होंने क्या करना है, आगे बंदे हज पे भेज देने, सवाब होगा आपको। क्या ख्याल है, ठीक है नहीं? समीर, खाने में क्या है आज? पता नहीं सर, आज क्या हुआ? खाने से क्या याद आ रहा है मेरे भाई को? ईद याद आ रही है? फिर टेस्ट? कौन सा टेस्ट याद आ रहा है? हाँ हाँ, वो हाजिर। चले जी, अब जरा अगली बात करते हैं, जरा बात ध्यान से सुनिएगा। सप्लाई तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, सवाई एक पॉइंट के, वो जब वक्त आएगा तब पढ़ेंगे। भाई सप्लाई ना दो तरह की होती है, एक वो सप्लाई जो टैक्सेबल है, एक वो सप्लाई जो कि एग्जेम्प्ट है। ओके, एग्जेम्प्ट का क्या मतलब है? टैक्स लगता ही नहीं है, और इस पे टैक्स लगता है। ये जी टैक्सेबल के आगे फर्दर दो कैटेगरीज हैं। वो चीजें जो 100 वाली चीज 118 की बिकती है, 18% टैक्स, ऐसे ही होता है ना, 100 के ऊपर 18%। एक है जीरो रेटेड, यानी कि बात कुछ ऐसे बनेगी, 100 के ऊपर 18% 18, 100 के ऊपर 0% 0। इसमें फर्क क्या है फिर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड एंड एग्जेम्प्ट? बताएं। ये तो एक ही बात होगी सर, ये इस पे भी नहीं लगता, इस पे भी नहीं लग रहा, फर्क क्या है? सर जी नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पेपर आई कैप का अगर आप देने जाएं, अटेंडेंस लगाएं और खाली पेपर देकर वापस आ जाएं, पैगाम क्या आएगा आपको रिजल्ट वाले दिन? जे नहीं, पूरी बात करें, फेल तो आएगा ही आएगा, आगे क्या लिखा होगा? मार्क्स लिखे होंगे 0। अब्बू पूछेंगे बेटा कितने नंबर हैं? 0। सुने, पेपर ही नहीं देने गए, क्या आएगा रिजल्ट? एब्सेंट। बेटा कितने नंबर आए? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? 0? नहीं, पेपर ही नहीं दिया, वो अप्लाई नहीं होती ये बात। तो इसका मतलब है जीरो रेटेड टैक्स है लेकिन 0% है, नंबर आए लेकिन 0। बात समझ आई? तो इसका मतलब है जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट में फर्क है। ये तो मैंने अभी आपको बड़ा बुनियादी फर्क बताया, अभी मैं आपको इसमें बड़े बड़े फर्क भी बताता हूं। बुनियादी फर्क पता लग गया कि टैक्स है जीरो रेटेड, इसमें तो टैक्स ही नहीं है। अब फर्क देखिए, जीरो रेटेड वाले बंदे पे पूरे का पूरा कानून अप्लाई होता है, ये पूरा कानून उस पर लग रहा है। स्पेशली अगर आगे हम रिकॉर्ड्स वाली बात करेंगे, जिस तरह इनकम टैक्स में पढ़ा था कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, जीरो रेट वाले ने सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, इनवॉइसेस, बिल, चालान्स, स्टेटमेंट्स, एनेक्सर्स, रिपोर्ट्स, सब कुछ मेंटेन करना है। एग्जेम्प्ट वाला कहेगा हाँ करते रहो, मैं वेला आजाद पंछी, टेंशन ही कोई नहीं। ओके, तो एग्जेम्प्ट वाले पे कानून ही अप्लाई नहीं होता, जबकि जीरो रेटेड वाले पे कानून का एक एक लफ्ज अप्लाई होता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। ओके, तो वो कहता है टैक्सेबल सप्लाई मींस अ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय एन इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है वो टैक्सेबल सप्लाई के अंदर शामिल नहीं है, एंड इंक्लूड्स अ जीरो रेटेड सप्लाई, और टैक्सेबल सप्लाई के अंदर जीरो रेटेड सप्लाई शामिल है। बात समझ आ गई? बोले। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि टैक्सेबल सप्लाई के अंदर जो नॉर्मल 18% वाली है वो तो है ही है, साथ ही साथ जीरो रेटेड भी है, लेकिन एग्जेम्प्ट नहीं है, उसको उसने अलग कर दिया। और नीचे आपको वो एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड की डेफिनेशन बता रहा है। एग्जेम्प्ट सप्लाई मींस अ सप्लाई व्हिच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बड़ी बात की है भाई। जीरो रेटेड सप्लाई मींस टैक्सेबल सप्लाई व्हिच इज चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। तो ये भी बात मैंने आपको बता दी। तो ये तीनों डेफिनेशन हमारी इसी के अंदर कवर हो गई। और जो डायग्राम इस वक्त आपके बोर्ड पे बनी है वो पेज 470 में 41 के नीचे भी बनी है। बात समझ आई?
बोले, अब बोले, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, फिर नहीं बोलेंगे। ओके जी, 471 पे आइए, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि सेल है या नहीं है। ये तो सप्लाई की डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया। सेल की वैल्यू क्या है? सफा नंबर 472 पे एक बहुत बड़ा टेबल आपको नजर आ रहा है, यहां से पता लग जाएगा। सवाल ये है, क्या सेल इस महीने में आएगी कि अगले महीने में आएगी, कि जो महीना गुजर गया उसमें आएगी? तो ये 3 सवालात हैं जिनका जवाब हमने पेपर में सही तरीके से डिसाइड करना है अपने न्यूमेरिकल के अंदर। सेल है भी कि नहीं, अगर है तो इसकी वैल्यू क्या है, और वैल्यू भी हो गई, सेल भी हो गई, क्या इस महीने की है कि अगले महीने में लेके जाए? तो ये टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा। ओके, ले जी, बड़ी आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं आपके सामने एग्जांपल्स बनाता हूं, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पे जनवरी में आप गए एक फर्नीचर वाले के पास और बोला कि भाई मुझे फर्नीचर दे दो। उसने कहा सर फर्नीचर तो फरवरी में मिलेगा, आप हमें कैश दे दें। फर्नीचर वाले दुकानदार के जूतों में आ जाएं। वो क्या उसने आपसे कैश रिसीव किया होगा? बिल्कुल रिसीव किया होगा। तो कैश रिसीव उसने किया जनवरी में, और आप चूंकि दुकानदार है तो आपने गुड्स डिलीवर की फरवरी में। सवाल ये है कि क्या ये सेल जनवरी में जाएगी या फरवरी में जाएगी? आंसर इज फरवरी, जब चीजें डिलीवर हुई। ओके मेरे भाई। दूसरा सिनेरियो, उसने कहा, आपने कहा भाई फर्नीचर मौजूद है ले जाओ। उसने कहा पैसे नहीं है। और पैसे आते रहेंगे, तू भाई है अपना, अगले महीने में पैसे दे देंगे। अब की एग्जांपल में चीजें पहले चली गई, कैश बाद में आया। सेल किस महीने में होगी जी? जब गुड्स डिलीवर हुई। तीसरी एग्जांपल, एक शख्स आपके पास फर्नीचर खरीदने आया, फर्नीचर चाहिए, सर बाद में मिलेगा, कैश दे जाएं। कैश आपने जनवरी में रिसीव कर लिया। फरवरी में आपने उसको कॉल करके कहा कि भाई चीजें जो हैं वो अवेलेबल हैं, आके ले जाओ। उसने कहा यार ना तंग किया कर, फरवरी का मौसम है, भाई तेरा स्विट्जरलैंड में बैठा है, मैं तेरे फर्नीचर के लिए वापस आऊं, रख दे, जब वापस आऊंगा तो ले लूंगा। अगले महीने वापस आया तो आपने उसको चीजें डिलीवर कर दी। सवाल यह है कि किस महीने की सेल है? मेड अवेलेबल, फरवरी की सेल है। और आखिरी सिनेरियो, सॉरी आखिरी सिनेरियो के लिए मेरे पास पेन खत्म हो गया तो मैं रेड से बना देता हूं। अप्रैल, मई, जून, चीजें तैयार हैं और ले जा मेरे भाई, ले जा। अगले महीने आपने चीजें डिलीवर कर दी। और शहजादे पैसे आते रहेंगे, पैसों की क्या टेंशन है? पैसों की कोई टेंशन है? जब है ही नहीं तो कहां की टेंशन? ओके, सेल कब की है? मई की। कानून क्या बना? अर्लियर, सॉरी छोड़े, गुड डिलीवर्ड, खत्म हुई बात। अगर ये सिनेरियो हो तो गुड्स डिलीवर्ड, कैश को तो देखना ही नहीं। कैश का आना तो इररेलेवेंट है, जब मर्जी कैश है उतना हिस्सा फाड़ के फेंक दे जाएगा, नहीं चाहिए इन्विजिलेटर, ये ले जा। मैंने तो बस गुड्स डिलीवर्ड देखनी। तो जब भी गुड्स डिलीवर हो आपने सेल्स टैक्स उस महीने में चार्ज कर देना है जिस महीने में डिलीवर हो। ओके, अब कभी कभार ऐसा होता है कि वो गुड्स डिलीवर्ड के साथ ना मेड अवेलेबल भी कर देता है। भाई क्या ऐसा हो सकता है कि चीजें डिलीवर कर दें एक महीने में और उससे अगले महीने कॉल करें तेरी चीजें तैयार हैं आके ले जा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि हमेशा
मेड अवेलेबल और गुड्स डिलीवर्ड में से ना मेड अवेलेबल ही पहले होगा, गुड्स डिलीवर्ड तो कभी भी पहले नहीं हो सकता। तो अगर कभी मेड अवेलेबल वो पेपर में लिख दे तो फिर मेड अवेलेबल पे कर दे, वरना गुड्स डिलीवर्ड। कैश टोटली इरेलेवेंट, कैश तो जहां पे नजर है उड़ा के फेंक दे उसे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अच्छा वैसे कैश चाहिए, यहां पे नहीं चाहिए, ये ना कि जिंदगी में ही कैश नहीं चाहिए, मगर नहीं चाहिए, सेल टैक्स में नहीं चाहिए, गुड्स डिलीवर्ड। और अगर मेड अवेलेबल भी साथ आ जाए तो फिर ऑब्वियसली मेड अवेलेबल हमेशा गुड्स डिलीवर्ड से पहले ही होता है, बाद में हो नहीं सकता, तो फिर मेड अवेलेबल पे। तो अब 2 मिनट मेरे भाई, अब आप पेज 471 के टॉप पे हैं, देखें लिखा हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन जी सप्लाई ऑफ गुड्स, जब आप चीजें सेल कर रहे होंगे, द टाइम एट विच गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। तो यानी कि कस्टमर है, बायर है, परचेजर है, उसको जब आपने चीजें डिलीवर कर दी या उसके लिए मेड अवेलेबल कर दी, दस्तयाब कर दी, तो बस वही टाइम सेल का है। और ये मैंने आपको बता दिया कि जब गुड्स डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल इकट्ठे आएंगे ना, तो हमेशा मेड अवेलेबल ही पहले आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पहले डिलीवर करके बाद में आप उसे कहें तेरी चीजें तैयार पड़ी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? अब बताइए सवाल। मैंने क्या किया हुआ? ओ मैन सॉरी, यू आर राइट मैन, यू आर राइट, अप्रैल की सेल है ये, ठीक है मेरे भाई। और यही सारी एग्जांपल्स आपके पेज 471 पे टेबल पे बनी हुई है। बोले बोले ओके, सब अच्छा है। टेबल के नीचे ना लिखा हुआ है पार्ट पेमेंट ए और बी, इसको भी डेफर करें, इसको बाद में देखेंगे। नीचे कंपनी की डेफिनेशन लिखी हुई है, जरा पढ़ें, देखें पढ़ी हुई बात लग रही है कि नहीं। ये तो इनकम टैक्स में पढ़ी थी, ये तो एज इट इज है, ठीक होगी बात। बस वैल्यू सप्लाई हम कल पढ़ेंगे, आप लोग अगले चैप्टर रूल्स पे आ जाए। 498 पे आ जाए। ओके, हम पढ़ने लगे हैं रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। किन किन लोगों ने रजिस्टर होना है ये तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन एप्लीकेशन या प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का होगा कैसे ये देखते हैं। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड शैल अप्लाई ऑन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। अच्छा सॉरी, माजरत, मैं थोड़ा सा वैसे आपको वर्बली बता देता हूं। पहले पहला बड़ा मुश्किल होता था ये सिस्टम, चूंकि आपको पता है हमारे सरकारी इदारे हैं और भी मसले मसाइल होते हैं, आपको जाना पड़ता था डॉक्यूमेंट्स लेके, फिर वो 6 डिपार्टमेंट में फाइल जानी होती थी, वो फिर आगे फाइल्स को पहिए लगवाने होते थे, वो आपको सब पता है, सब समझदार हैं, वो मसले मसाइल, फिर एंड पे फिर डिस्क्रिपेंसी निकल आती थी, बड़ा मसला होता था। तो अगर आप लोगों ने सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करानी है तो ये एक बड़ा ना एक अजाब समझा जाता था कि यार ये क्या है। पिछली गवर्नमेंट ने आईटी पे बहुत फोकस किया एफबीआर के अंदर, और बहुत सी आईटी की रिलेटेड जो है ना चीजें आई, अभी भी काफी काम होना रहता है, लेकिन फिर भी काफी काम उन्होंने किया भी। अब उसके अंदर एक काम था सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाईजान आप जिस तरीके से लॉगिन करके रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे आपको मैंने एक दफा दिखाया भी था पूरे पोर्टल के थ्रू, वहां पे ना एक ऑप्शन होती है सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की, आप उस ऑप्शन पे क्लिक करें, जो जो फील्ड्स वो मांगता है वो फिल करें, जो जो डॉक्यूमेंट्स वो कहता है वो पीडीएफ में अटैच कर दे, पीडीएफ पता ना आपको फॉर्मेट होता है, पीडीएफ में अटैच कर दे और सबमिट कर दे। जब आप सबमिट करेंगे ना 24 से 48 घंटे के अंदर हम आपको वहां से वापस एक मैसेज भेजेंगे और कंप्यूटर सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर देगा। बस आपने एक काम करना है, और वो काम क्या करना है, वो काम ये है कि आपने किसी भी नादरा सेंटर पे जाके ना, करीबी जो भी होगा वहां पे बायोमेट्रिक करा लेनी है। अच्छा वो नादरा का ये मेन सेंटर नहीं होता, वो होता है ई सहूलत सेंटर। अक्सर ये छोटे छोटे दुकानदारों ने ना, स्पेशली ये जो लोग होते हैं ये सिगरेट पान वगैरह नहीं बेचते, उन दुकानों पे ये मोस्टली पड़ा होता है कि उन लोग वहाँ उनके पास ना वो एक डिवाइस होती है जो कि नादरा के साथ लिंक होती है, जो अक्सर आप मोबाइल फोन की सिम खरीदते हैं ना तो वो बायोमेट्रिक आप कराते हैं। वो जरूरी नहीं कि आप फ्रेंचाइज से कराएं, वो आप किसी भी दुकान से जाकर करा सकते हैं। वो गाड़ी के ट्रांसफर पे भी होती है, वो इन तमाम चीज़ों पे होती है। वहां पे जाएं, वो कोई 150, 200, 300 रुपये आपसे लेते हैं, वो पैसे आप उनको पे करें और आप वो बायोमेट्रिक करा लें। तो जब आप बायोमेट्रिक कराएंगे तो आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक होगी बात। ये सिंपल सा प्रोसीजर है आप रजिस्ट्रेशन का, जो कि बहुत ही आसान होकर रह गया है। अगर आप में से किसी ने रजिस्ट्रेशन करानी है अभी बताएं, क्लास खत्म होने से पहले मैं करा देता हूँ। अभी क्लास खत्म होने को 10 मिनट है,
मैं 10 मिनट में उसकी रजिस्ट्रेशन लैपटॉप से कर सकता हूं। अब ये इतना आसान हो गया। जो काम पहले 1.5-2 महीनों पे जाके स्प्रेड होता था, खुआरी अलहदा होती थी, पैसे अलहदा लगते थे, अब वो काम मैक्सिमम 160 रुपए उसकी ऑफिशियल फीस है, और बाकी ये कोई ऊपर अगर 100-150 ले लें अपने सर्विस चार्ज तो वो 250-300 में आपका काम हो जाता। तो 300 के अंदर आपकी 10 मिनट के अंदर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। बाकी आगे 1-2 दिन का उनका अपना प्रोसीजर होता है, वो करके तो आपको वापस मेल बैक कर देते हैं कि जी आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। कोई इशू होगा तो सिस्टम खुद बता देता है, भाई ये डॉक्यूमेंट आपने नहीं लगाया, ये भी लगा दे, वो लगाएंगे तो उसके बाद हो जाएगी। ठीक होगी बात? नाउ इट्स वेरी इजी। लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है ना, यहां पर फिर जारी बात है, 1-2 बातें और भी हैं जो मैंने भी आपको नहीं बताई, वो फिर आता है, पढ़ते हैं तो फिर देखते हैं। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड शैल अप्लाई ऑन, अब तो कंप्यूटर के थ्रू होगा जो भी होगा। तो भाईजान कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू आपने अप्लाई करना है। सर पर्सन्स 3 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। इंडिविजुअल के लिए तो चले आप खुद बैठ जाएंगे, पार्टनरशिप के लिए कौन करेगा? पार्टनरशिप खुद आएगी, लैपटॉप ऑन करेगी, पार्टनरशिप तो खुद तो नहीं हो सकती, कोई एक पार्टनर, और कंपनी के लिए कोई एक डायरेक्टर, ऐसे ही होगा ना, बिल्कुल ऐसे ही। अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड शैल अप्लाई ऑन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम फॉर इट थ्रू ओनर, अगर आप खुद हैं तो खुद करेंगे। मेंबर और पार्टनर, एओपी है तो मेंबर कह लें पार्टनर कह लें एक ही बात है, और ऑथोराइज डायरेक्टर, या वो डायरेक्टर जिसको बाकी तमाम डायरेक्टर ने ऑथोराइज किया हुआ है कि तुम ही हो वो जो कि हमारे बिहाफ पे जाओगे और सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराओगे। एप्लीकेशन विल स्पेसिफाई आरटीओ वेयर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। ये जुमला अभी छोड़ दें, मैं तो कहता हूं इसके नीचे जो टेबल है ना ये भी छोड़ दें, ये कल देखेंगे। हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। जो टेबल है ना इसमें लिखा हुआ है कि आपने किस इलाके में रजिस्ट्रेशन करानी है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, कभी कभार आपकी हेड ऑफिस लाहौर में होता है, फैक्ट्री कराची में होती है, तो बताएं क्या कराची में रजिस्ट्रेशन कराएंगे या लाहौर में कराएंगे, ऐसी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो ये कल पढ़ेंगे। हम अभी आसान प्रोसीजर पढ़ लेते हैं अभी। पॉइंट नंबर 2, ले जी, द एप्लीकेंट हैविंग एनटीएन और इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन। सर इस बात को पढ़ के ना मुझे ये लग रहा है कि जब तक आपका एनटीएन नहीं होगा ना आपकी सेल्स टैक्स नहीं हो सकती, और ये बात बिल्कुल लॉजिकल है। आपको एफबीआर से पासवर्ड मिलता ही तब है जब आप वहां पे जाके रजिस्टर होते हैं। अब मुझे बताएं, मैं अगर आपसे कहूं ऑनलाइन ना एसीए का सर्टिफिकेट अप्लाई कर दो, ऑनलाइन एसीए का सर्टिफिकेट अप्लाई कर दो, तो आप क्या कहेंगे? वो सर पहले सीआरएन तो लें, सीआरएन लेंगे तो लॉगिन पासवर्ड मिलेगा ना, उसके बाद अगली बात करेंगे। डायरेक्ट एसीए का सर्टिफिकेट आप नहीं ले सकते, तो ये भी ऐसे ही है, डायरेक्ट सेल टैक्स नहीं ले सकते। ओ सर पहले इनकम टैक्स में तो रजिस्टर हो जाए, वहां पे होंगे, लॉगिन पासवर्ड आएगा तो बात आगे बढ़ेगी ना। इसका मतलब है ऐसा हो ही नहीं सकता एक बंदा सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है पर इनकम टैक्स में नहीं है। हाँ ये जरूर हो सकता है इनकम टैक्स में रजिस्टर हो, सेल टैक्स में ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सेल टैक्स में इनकम टैक्स में नहीं है। तो भाई सबसे पहले आपने जिसके पास एनटीएन है या इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन है, यूजिंग हिज लॉगिन क्रेडेंशियल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको पता है यूजर नेम पासवर्ड होते हैं, अपलोड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, स्टेटस अपलोड की बात नहीं हो रही, आपकी सेल्फी अपलोड की बात नहीं हो रही, ठीक है, ये वो चीजें नहीं है, आपने कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आइए देखते हैं। ए, ओ तेरी खैर, पहले ही रिक्वायरमेंट जानलेवा साबित हुई, बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द बैंक इन द नेम ऑफ बिजनेस। सर आप कारोबार कर रहे हैं, सेल्स टैक्स तो तभी लगेगा ना, सैलरीड पे तो ये बात अप्लाई नहीं होती। तो सर आपने सबसे पहले जाना है बैंक, और बैंक को कहना है कि मेरे भाई मुझे मेरे बैंक का, मेरे अकाउंट का सर्टिफिकेट तो दे दो। तो बैंक पर एक सर्टिफिकेट अपने लेटर हेड पे निकाल के आपको देगा कि ये शौकत है, ये कारोबार कर रहा है शौकत करियाना स्टोर के नाम से, और इसका अकाउंट शौकत करियाना स्टोर के नाम से मेरे बैंक में इस तारीख से मौजूद है, अकाउंट का नंबर ये है। ये लेटर जब आपको देगा आपने उसको स्कैन करना है और पीडीएफ फाइल अटैच कर देनी है। बात समझ आई? क्यों मांग रही है आपसे, क्यों मांग रहा है आपसे एफबीआर, क्यों मांग रहा है आपसे? इसीलिए कि कल को ऐसा ना हो कि 100 वाली चीज 118 की बेचते भी रहे और ऊपर वाले 18 जो है वो बार बार किसी दूसरे बैंक अकाउंट में, जो कि एफबीआर को पता ही नहीं है, उसमें पैसे डाली जाए। एफबीआर कौन से पैसे, कहां से पैसे, ये देख लो मैं अकाउंट जो तुम्हें दिया हुआ है इसमें कहीं आ तो रहे नहीं, खाली अकाउंट है, सेल ही कोई नहीं की, लेकिन जो सेल का पैसा है वो तो दूसरे अकाउंट में पड़ा हुआ है जो एफबीआर को बताया ही नहीं। तो इसीलिए वो आपसे ये मांगते हैं कि भाई अपने बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट का ना सर्टिफिकेट, जितने भी बैंक अकाउंट है सारे आपको लगाने पड़ते हैं, ताकि कल को कोई आप ऐसा ना करें टैक्स चोरी कर ले, कस्टमर से 18 रुपए ले भी लिए और जेब में डाल दिए। ओके, अगली चीज,
रजिस्ट्रेशन और कंज्यूमर नंबर विद द गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर, या तो आप गैस का बिल, उसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, कंज्यूमर नंबर होता है, और बिजली के बिल के भी ऊपर भी होता है। सर जहां पे आपका ऑफिस है ना, वहां पे मीटर तो होगा, बिजली का गैस का मीटर होगा, उसके ऊपर एक नंबर रखा होता है, वो नंबर आपने ऐड करना होता है वहां पे, ताकि उनको कंफर्मेशन हो कि भाई ये वो मीटर है जिसपे टीयर अदर देन टीयर 1, अगर ये रिटेलर हुआ और बिजली के बिल पे टैक्स लगाना पड़ा तो हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसी पे लगा के भेज देंगे। बात समझ आई? पार्टिकुलर्स ऑफ ऑल ब्रांचेस इन केस ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस एट वेरियस लोकेशंस, और अगर आपकी बेशुमार ब्रांचेस हैं तो आपने तमाम ब्रांचेस का एड्रेस वगैरह उनको साथ शेयर करना है, वो भी देना है। खुद तेरी खैर। जीपीएस टैग फोटोग्राफ्स ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस, आपने एड्रेस लिखा, प्लॉट नंबर 420, स्ट्रीट नंबर 9211, मोहल्ला नील आर्मस्ट्रांग, तहसील चांद, चांद का एड्रेस दे दिया अंदर। अब एफबीआर वालों ने आपको पकड़ना था, पर मिली नहीं, ये किधर है भाई, ये और एड्रेस किधर है, ये तो है ही नहीं, और ये तो फिक्टिशियस एड्रेस है, पता लग रहा है यहां पे तो है ही कुछ नहीं। अब क्या करें? उन्होंने कह दिया सर ऐसे नहीं, जीपीएस टैग करें, लोकेशन टैग करें। दोस्त मांगते ना, ओए व्हाट्सएप पे लोकेशन तो भेज भाई को, तो एफबीआर आपसे ये असल में कह रहा है, और लोकेशन भेज दे भाई को। असल में इस जुमले का मतलब ये, लोकेशन भेज दे भाई को। तो सर जीपीएस टैग फोटोग्राफ्स ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस, जहां पे भी आप कारोबार कर रहे हैं उस जगह की जीपीएस टैग फोटोग्राफ्स आपने लोकेशन जो है वो शेयर करनी है। ओके, लोकेशन मार्क करके देनी है कि भाई ये वो प्रीमिसेस है जिसका मीटर नंबर मैंने ऊपर आपको पॉइंट बी में दिया हुआ है, और यहां पे बैठ के मैं कारोबार कर रहा हूं, कल को अगर आपने मिलना हो या कोई छापा मारना हो तो यहां पे आगे मार जाइएगा। ओके, और आखिरी जो पॉइंट ई है ना, ये पॉइंट ई सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए है और किसी के लिए नहीं है। In case of manufacturer, also the GPS tagged photographs of machinery and industrial electricity और गैस मीटर इंस्टॉल्ड, और साथ ही साथ आपने मशीनरी की तस्वीरें और जो आपका इंडस्ट्रियल मीटर है, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका इंडस्ट्रियल एरिया में होना जरूरी है, तो आपने वहां के मीटर की तस्वीर भी देनी है, और ये भी जीपीएस टैग्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी दूसरे भाई साहब की साथ वाली फैक्ट्री की मशीनों की तस्वीरें उठा के तो दे दी और कल को पता लगा उसकी मशीनें और आपकी मशीनों की सेम तस्वीरें गई हुई हैं। तो जीपीएस टैग रखेंगे तो ही बात समझ आएगी, अदरवाइज मसला है। क्या आप सबको ये बात समझ आ गई? ओके, बस ये 2-3 पॉइंट है, ये जल्दी से पढ़ लेते हैं। ऑन फर्निशिंग अबव डॉक्यूमेंट द सिस्टम सेल रजिस्टर द एप्लीकेंट फॉर सेल टैक्स, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको रजिस्टर कर देगा, आप ये डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेंट और इज ऑथराइज्ड पर्सन शैल विजिट ई सहूलत सेंटर ऑफ नादरा विद इन अ मंथ फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, बताया था अभी आपको, आपने बायोमेट्रिक करानी है, लेकिन ये काम आपने 1 महीने के अंदर अंदर करना होता है। इन केस ऑफ फेलियर, अगर आपने महीने के अंदर ना कराई, द नेम शैल बी टेकन ऑफ द सेल्स टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ऐसा नहीं है कि आपको कह दिया जाएगा कि आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, और नॉन एक्टिव टैक्स पेयर के बड़े बड़े नुकसान आते हैं, वो क्या है वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक होगी बात? अच्छा, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर द बोर्ड में रिक्वायर पोस्ट वेरिफिकेशन थ्रू फील्ड ऑफिसर्स और थर्ड पार्टी, वो कहते हैं सर ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स फर्निश कर देना ही काफी नहीं है, हम कुछ बंदे भेजेंगे जो कि जाके आपकी फैक्ट्री का मुआयना भी करेंगे। ठीक है, तो वो लोग आते हैं, फिर देखते हैं अच्छा वाकई फैक्ट्री मौजूद है, वाकई मशीनें मौजूद हैं। क्यों है ऐसा? इसलिए कि मैन्युफैक्चरर्स को बेशुमार फायदे हैं, बेशुमार फायदे हैं, ऐसे ऐसे फायदे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। लोगों की कोशिश होती है बस किसी तरीके से मैन्युफैक्चरर बन जाए, क्योंकि उसके फायदे बहुत हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीजें भी आपको जमा करानी पड़ती हैं, और साथ ही साथ वो लोग भी आके वेरीफाई कराते हैं। इन केस द फील्ड ऑफिस फाइंड्स दैट एनी डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड इज नॉन जेन्युइन और फेक और रॉन्ग, पता ये लगा जब उन्होंने विजिट किया कि आपने जो मशीनरी की तस्वीरें दी थी वो तो पड़ोसी की थी, आपकी थी नहीं। इट मे रिक्वेस्ट थ्रू द सिस्टम टू प्रोवाइड द मिसिंग डॉक्यूमेंट इन 15 डेज, वो उस वक्त आपको कुछ नहीं कहेगा, वो वापस अपने एबीआर के दफ्तर जाएगा, वहां सिस्टम से आपको एक ईमेल डालेगा, हाँ भाई तस्वीरें दो सही वाली 15 दिन के अंदर अंदर, ये क्या दे रहे हो, गलत डॉक्यूमेंट दे रहे हो, गलत चीजें दे रहे हो। इन केस ऑफ फेलियर, और अगर आप नाकाम हो गए, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी टेकन ऑफ फ्रॉम द सेल्स टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, और आपका नाम इस एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में समअप करें तो आपने लॉग इन करना है, और लॉग इन पासवर्ड आपको तब मिलेगा जब आप इनकम टैक्स से रजिस्टर होंगे, वहां से लॉग इन पासवर्ड मिलेगा, लॉग इन करेंगे, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का बटन क्लिक करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स आप जमा कराएंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपने मशीनरी की तस्वीरें एडिशनल और इंडस्ट्रियल मीटर की तस्वीर एडिशनल वो आपने देनी है।
रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, 30 दिन के अंदर अंदर आपने बायोमेट्रिक करना है, काम खत्म। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर है तो उसके बाद एक आपकी वेरिफिकेशन भी होगी, एक बंदा आके वेरीफाई करेगा। अगर उसको लगा कि जी किसी चीज़ में कोई कमी है तो वो 15 दिन के अंदर अंदर आपने पूरी करनी है। अगर आप पूरी ना कर सके तो आपका नाम एक्टिव टैक्स पर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। ये एक मुख्तसर सा प्रोसीजर है सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन का। यहां तक किसी का कोई सवाल? ठीक है जी, कल आप लोग आइए इंशाल्लाह, कल वैल्यू सप्लाई पढ़ते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल का भी कल ही आगाज कर देंगे। कल मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज।